हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं रमन कपूर ले आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी जनरल साइंस की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक गलनांक होता है? तो पहले हम जान लेते हैं कि धातु कहते किसे हैं। धातु क्या है, इसके बारे में जानते हैं। धातु क्या होता है ना, कि धातु एक पदार्थ है जो बहुत कैसा है, मतलब एक धातु है और एक अधातु है। इन्हीं से मिलकर बनती है एक उपधातु। उपधातु जो होती है उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु कैसी है? जिसमें जो विद्युत जिसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, विद्युत की सुचालक है। ठीक है, सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, चमकीली होती है, जैसे कि सोना चांदी या सोना चांदी लोहा। आपको मुख्यतः देखेंगे कि एक तरीके से बहुत ज्यादा चमकीले और लाइटिश पदार्थ है। और ये क्या होती है, अधातु जो होती है विद्युत की कुचालक होती है मेन। क्या होता है कि उसमें अधातु में कुछ नहीं होता, तो धातु में विद्युत ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे कि लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी क्या है? एक कुचालक है। कोयला, ये क्या है? कुचालक है। तो हम धातु और अधातु में ये मुख्यतः भेद कर सकते हैं कि जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, यानी लाइट ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, उसको हम कहेंगे विद्युत सुचालक है, तो वह तो कोई धातु हो गई। और जिसमें ट्रेवल नहीं कर सकती उसको कह देंगे ट्रेवल नहीं कर पा रही है, तो कुचालक है। उपधातु क्या होती है? मुख्यतः मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पार्शियली कह देंगे कि पार्शियली विद्युत ट्रेवल भी कर सकती है और थोड़ा सा रुकती भी है, मतलब इतनी अच्छे से नहीं करेगी, तो ऐसे को कहेंगे उपधातु कहेंगे। कौन से तत्व होंगे ऐसे? जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन। ठीक है, ये सारे तत्व जो हैं ये क्या है, उपधातु की श्रेणी में आते हैं। इन्हें उपधातु की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, धातु और उपधातु दोनों के गुण लेते हैं। तो धातु के बारे में हमने पढ़ लिया कि धातु क्या है, जो कठोर पदार्थ है, चमकीले हैं, जो सुचालक होते हैं। और अब धातु क्या है, जो पदार्थ दिखने में थोड़े भद्दे होंगे, नरम होंगे, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये विद्युत के कुचालक होंगे। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण लिखेंगे तो उन्हें उपधातु बोलेंगे, जैसे कार्बन, बोरॉन। और अब बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन में है कि किस धातु का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। तो गलनांक की बात कर रहे हैं। तो गलनांक क्या होता है? जिस जिस टेम्परेचर में, जिस ताप पर जैसे आपकी ये मेटल रखी है, जिस ताप पर ये जो है गलने लगे, कुछ तरीके से है ना, पिघलने लगे, उसे कहेंगे इसका गलनांक क्या होता है। तो जिस ताप पर कोई धातु जो है गलना स्टार्ट हो जाती है, उसको उसको कहते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जो जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होगा? बल्कि यहाँ पर ये धातु लिखा है, ये वैसे तो धातुओं में ही आती है, लेकिन देखा जाए तो ये सारी जो क्या है, उपधातु है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी उपधातु है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो सब उपधातु है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक उपधातु दे दी, बाकी तीन धातुएं जैसे सोना चांदी लोहा दे दिया, तो आपको उनमें से पहचानना होगा। तो आप ये नाम याद कर लेंगे कि बोरॉन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारी जो है क्या है, उपधातु है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है, कि हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गलनांक किसका होता है। तो सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? बोरॉन का होता है। कितना होता है? लगभग 2076 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। बोरॉन इसका सही आंसर होगा, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं। तो बोरॉन का टेम्परेचर है लगभग 2076 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन जो कि 1414 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका। टेल्यूरियम का 450, पोलोनियम का 254। ठीक है, और ये मुख्यतः कैसे बंध बनाते हैं? सह संयोजी बंध बनाते हैं। कैसे सह संयोजी बंध बनाकर एक दूसरे से पार्टनरशिप कर लेते हैं, कि एक तेरा एक मेरा, इस तरीके से पार्टनरशिप कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में बाह्य मंडल में पाई जाती है? तो मंडल, क्वेश्चन है कि गैसें कहाँ होती हैं? तो मंडल में होती है। मंडल कैसा?
अपना प्यारा वायुमंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं, वायुमंडल में हम लोग सांस लेते हैं, सब क्या है, ये हमारा वायुमंडल के उदाहरण है। तो अभी बात करते हैं बाह्य मंडल कहाँ होता है, तो थोड़ा सा हम इससे पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल, पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के चारों ओर से ना एक गैस के आवरण से ढका होता है, तो बहुत सारी गैसेस है, ठीक है। जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरीके से लेयर्स है, यानी परतें हैं, उनको हम मंडल बोलते हैं। तो इन मंडल को मिलाकर क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। ये वायुमंडल की भी 5 परतें होती हैं, कौन कौन सी होती है, पहली होती है शोभ मंडल। शोभ मंडल, याद रखेंगे कि शोभ मंडल पहली परत का नाम है। दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी लेयर यानी तीसरी परत, जिसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथी परत, जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। ये कैसी है, थर्मोस्फेयर है। और सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर है, बाहर का मतलब है बाह्य, तो याद रखेंगे इसी नाम से, बाहर से होगी बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल सबसे बाहर की परत हो गई, ये कहाँ होगी, यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो हम देखेंगे कि बाहर से बात करें तो ये होगी लगभग यहाँ, बिल्कुल बाहर। तो यहाँ पर कौन सी परत होगी, वायुमंडल होगी। और वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, देखिए बाहर जाते हैं तो निर्वात स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जो है वायुमंडल की सीमा खत्म हो गई। ये केवल 500 से, वायुमंडल कितना फैला है, केवल 500 से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इससे ज्यादा नहीं है। तो 500 से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, एच से दिखाते हैं, एच से हाइड्रोजन, ग्रीक लेटर्स हाइड्रोजन से, एच से इसको डिनोटेट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी क्षेत्र है, क्योंकि यह धीरे धीरे अंतरिक्ष के निर्वात में बदल जाता है। ये लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और लगभग 10,000 किलोमीटर तक जाता है। 500 से 600 किलोमीटर तक की इसकी मुख्यतः ऊंचाई है, और ये देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैसें जो है हीलियम, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, और परमाणु ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन है। परत के माध्यम से तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, और यह परत अंतरिक्ष के साथ मेल खाती है, मतलब ये जाकर, यह परत जो है हमें किससे जोड़ती है, अंतरिक्ष से जोड़ती है। तो देखा जाए तो ये अगर हमारी पृथ्वी है और बाहर की जो ये परत है हमारी, ये परत जो है अंतरिक्ष से टच करती है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है, कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। तो कहते हैं कि जब वो रॉकेट स्टार्ट होता है, तब तब किसी और सिद्धांत पे कार्य करता है, और जब अंतरिक्ष में चला जाता है तो वो किसी और सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखते हैं कि क्या है, कि रॉकेट को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है उसे कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस पर अगर कोई भारी बल नहीं लगता, तो ये एक रेखीय संवेग में स्थिर रहता है, जिस स्पीड से अपना चल रहा है उसी से चलता रहेगा। रॉकेट के मामले में हम रॉकेट और उनके ईंधन की एक प्रणाली के रूप में लेंगे। इस प्रणाली को कोई शुद्ध बल नहीं है, इसलिए संवेग संरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका आंसर ये क्यों है, और इसका एक आंसर और हो सकता है, लेकिन तब जब ये रॉकेट स्टार्ट होता है, तब जब उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, लेकिन जब ये अंतरिक्ष में चला गया, तब किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर। देखिए, यदि कोई रॉकेट यदि कोई रॉकेट आपका अंतरिक्ष में चला गया, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, मतलब उसको कुछ रोका नहीं जा रहा, कुछ टोका नहीं जा रहा, तो वो अपनी एक गति से आगे बढ़ता रहेगा। तो आगे बढ़ता रहेगा तो उसका मतलब है उसका वेग जो यानी संवेग जो है सुनिश्चित रहेगा, वो अपनी स्पीड से बढ़ता रहेगा। तो इसका सही आंसर समझाएगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो जब वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा,
तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा और उसको किसी अलग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका आंसर संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। जबकि जब ये रॉकेट पृथ्वी से उड़ता है, पृथ्वी से उड़ता है, तब वह न्यूटन के तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या होता है? तीसरा नियम होता है कि जितना बल आपका आगे की तरफ आरोपित किया जाएगा उतना ही बल पीछे की तरफ आरोपित किया जाएगा। ठीक है? तो ये बोलते हैं कि अगर रॉकेट जब उड़ के तैयार होता है, मतलब उड़ने लगता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे, और जब अंतरिक्ष में चल जाता है तो न्यूटन के दूसरे नियम यानी कि संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता क्या होता है? जो जो तत्व बहुत जल्दी उनका रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, सक्रियता ज्यादा होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा पढ़ने के लिए रेडी रहते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ, उनकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी कम है, कि सुबह 6 बजे का अलार्म है तो 6:30 बजे। और फिर कुछ आते हैं उनमें से ऐसे लोग जो कि 6 बजे के बाद भी, 6:30 के बाद भी 7 बजे या 8 बजे उठना पसंद है। तो यदि मैं उन लोगों की एक श्रेणी बना दूं, और उनमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जो सबसे जल्दी उठता है, 4 बजे उठता है, उसको ऊपर रख दूं, फिर उससे नीचे रखूं, फिर उससे नीचे रखूं, इस तरीके से एक हमारी श्रेणी तैयार हो जाती है। उसको कहते हैं इसकी सक्रियता के आधार पर। तो कहते हैं कि तांबा जो है, तांबे की तुलना में ऐसी कौन सी मेटल है, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो ज्यादा ही मतलब सक्रियता दिखाता है? देखिए, सोना है या चांदी है या प्लेटिनम है या जिंक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि तांबे की तुलना में ये आपका जो जिंक है, ये ज्यादा ही सक्रिय है, क्योंकि हमारा जो तांबा है यानी कॉपर, वो नीचे आता है, इसके ऊपर इस श्रेणी में जिंक आता है, जिसकी अभिक्रियाशीलता कुछ ज्यादा होती है। और सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना चांदी, सोने को लिखते हैं एयू से, चांदी को लिखते हैं एजी से, और प्लेटिनम को लिखते हैं पीटी से। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, ये किसी तत्व के साथ अपनी रिएक्शन नहीं करती हैं, इनको इसलिए तत्व इसमें नीचे रखा गया है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लेंस क्या होते हैं। पहले देखते हैं लेंस क्या होते हैं। लेंस, कांच का वो टुकड़ा, कांच का वो टुकड़ा जो आपने बचपन में देखा होगा, जिससे आप धूप में ले जाकर कागज को जलाया करते थे, उसको लेंस कहते हैं। ये मुख्यतः थोड़ा सा गोल होता है, कभी कभी किनारों से ज्यादा गोल होता है, बीच में पतला होता है। तो इस तरीका का जो होता है लेंस, उसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस है। ये क्या करता है, इसके अंदर से अगर धूप की किरणें निकल के जाएंगी, तो ये उसको एक जगह पर करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है। तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसका काम होता है चीजों को केंद्रित करने का, और इसमें मतलब वो जो किरणें निकल के जाती हैं उसको केंद्रित करने का। दूसरा ये है अवतल लेंस। इसका काम क्या है? अवतल लेंस का मुख्यतः कार्य है, इसके अंदर से जब किरणें निकल के जाती हैं, तो ये इस किरणों को अभिसारित करता है। कैसे करता है? फैला देता है। तो ये इस तरह से जो भी किरणें निकल के जाएंगी वो फैल जाएंगी मुख्यतः। तो दो तरीके के लेंस हो गए हमारे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, समझ में आ गया? और ये जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन को फॉलो करते हैं। अपवर्तन क्या? कि लाइट ना अपने जब निकल के जाती है लेंस के अंदर से, तो एक नियम को फॉलो करती है कि अगर निकल के जाएगी तो वो मुड़ जाती है। बिकॉज इसके अंदर से निकल के गई, तो वो क्या करती है? फोकस की तरफ चली जाती है। तो ये पूछते हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, दोबारा से बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, और ये हो गया इसका फोकस। फोकस, हमारी वस्तु को इसके ऊपर रखा है। अब देखना है कि ये फोकस पर अगर हमने अपनी वस्तु को रखा है, तो इसका प्रतिबिंब यानी इसकी इमेज, इसकी फोटो कहाँ बनेगी? तो यहां से इसकी किरणों ने चलना स्टार्ट करा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार ये फोकस की, दूसरा फोकस जो है होता है,
उस फोकस से निकल होकर गुजर गई, और एक किरण जो है हमारी इसके बीच में से, यानी इसका ऑप्टिक से निकल के गई, और ये ऐसी निकल गई। ये किरणें देख रहे हैं आप, कभी कहीं मिलेंगी नहीं, ऐसी चलती जाएंगी, वैसे मेरी स्क्रीन से जो है बाहर निकल जाएंगी, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं। तो ये कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी इनफाइनाइट पे, यानी इनफाइनाइट मतलब अनंत पर मिलेंगी, अनंत, अनंत दूरी पर मिलेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। जब कोई चीज नहीं मिलती उसे क्या कहते हैं? अनंत पर मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा हमने पढ़ लिया है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आपको दिखा दिया मैंने अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, और किस तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं, किसके नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को फॉलो करते हैं। और उत्तल लेंस का क्या कार्य होता है? प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का। और अवतल लेंस का क्या कार्य होता है? प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे? अभिसारित करते हैं, फैलाते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि शरीर का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, आप यदि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं, और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, बच्चे हैं, यदि आप 12 किलोग्राम से जा रहे हैं, तो संवेग पर पता करो, संवेग के बारे में बात कर रही है। देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम, सेकंड नियम जो है न्यूटन का, वो संवेग पर है। संवेग को लिखते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम गुणा वी, यानी एम से मास यानी द्रव्यमान, वी से वेग। कितना कितना द्रव्यमान था? 12 द्रव्यमान था, 12 kg। और वेग कितना था आपका? 4 4 मीटर प्रति सेकंड। तो बोल रहे हैं कि इसका संवेग कितना होगा। देखिए बहुत इजी है, 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, और इसकी यूनिट लिख दीजिए, क्या होगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो अब अपने आंसर की तरफ जाते हैं। क्या आंसर है? आंसर है हमारा सी, 48 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आप इस तरीके से संवेग निकाल सकते हैं। संवेग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल टू एम गुणा वी, जहां P हमारा संवेग को बताएगा, m द्रव्यमान को, और V वेग को बताएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसमें बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब किसने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था हमें। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैक्सवेल जो थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, वो विद्युत के गुण भी रखती हैं और चुंबक के गुण भी रखती हैं। इसलिए इन्होंने इसके विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, हाइगेंस के बारे में पढ़ते हैं, प्लैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये न्यूटन भाई साहब जी कौन थे? न्यूटन के बारे में इन्होंने बात क्या करी है। न्यूटन जो थे, इन्होंने फिजिक्स में यानी भौतिकी में 3 नियम अपने दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम दिए हैं, लेकिन मुख्यतः 3 नियमों को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं। पहला नियम जो है हमारा जड़त्व का नियम है। वो बोलते हैं कि यदि कोई पिंड एक विराम अवस्था में है, मतलब रुका हुआ है, तो सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है। यदि वो रुका है या फिर एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई भारी बल या फिर कुछ भी बल नहीं लगाया जाए, तब तक वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगा। इसी को न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम के अनुसार का परिभाषित करता है। तो इसका सही इसका जो सही डेफिनेशन है वो ये बताती है कि जड़त्व का नियम ये बोलता है आपसे कि आप जैसे हो वैसे रहो, जैसे चल रहे हो सीधे चलते रहो। आप बिल्कुल हिलोगे नहीं जब तक आपको कोई भारी बल ना लगाया जाए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे जब तक आपके मोबाइल में रिंगटोन ना बज जाए, किसी की फोन ना आ जाए। तो ये बोलता है कि न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है, यदि किसी पिंड के रेखीय संवेग की परिवर्तन की दर को पिंड पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह परिवर्तन सदैव आरोपित बल की दिशा में होता है। वही मैंने बताया था, P इक्वल टू एम गुणा वी। वो ये कहना चाहते हैं कि संवेग परिवर्तन जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आपने अपना हाथ दीवार पर जोर से मारा है, तो उतना ही दर्द आपके हाथ पे होगा। क्यों होगा? कि
जितनी बल से आपने दीवार पे मारा हाथ, उतना ही अपोजिट आपके ऊपर बल लगा। ठीक है। अब आए हाइगेंस क्या थे। हाइगेंस ने तरंगों की अवधारणा का उपयोग किया था। ठीक है, तो इसका उपयोग करके प्रकाश के गुणधर्म को समझने का विचार दे रहा क्या, कि प्रकाश जो होता है ना वो हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, लाइट जो होती है हमारी, इसका नेचर क्या है, किस तरह की चलती है। और प्लांक के क्वांटम के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा को आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्रकाश की ऊर्जा पृथक क्वांटम में भी मौजूद होती है। तो वो ये बोलना चाहते हैं, प्लांक ने ये बोला कि एक क्वांटम सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अलावा कहीं किसी और दुनिया में भी प्रकाश की मौजूदगी होती है। तो यदि हम प्रकाश की स्पीड से चलने लग जाएं या प्रकाश की स्पीड को समझ लें, तो हम अपनी ही दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया को भी जान सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था मैक्सवेल। और हमने इसी के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी पढ़ लिए हैं। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बोलते हैं कि ऐसा पदार्थ जो कक्ष ताप पर, यहाँ पर आएगा कक्ष ताप। ठीक है, कक्ष ताप पर अपने लौह चुंबक को एक लंबे समय तक बनाए रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। कि मतलब एक ऐसा पदार्थ, एक तत्व लिया, अब उसमें चुंबक के गुण है, तो और वो चुंबक के गुण नहीं छोड़ रहा, वैसे ही रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा पदार्थ जो कक्ष ताप पर अपने लौह चुंबक को लंबे समय तक बनाए रखता है, उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है। ऐसे चुंबक जो मतलब हमेशा चुंबक ही रहे, उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थायी चुंबक, यानी कि बी आंसर। साथ ही साथ देखते हैं कि दूसरे और पॉइंट्स क्या है हमारे। लौह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो बाहरी चुंबक के क्षेत्र में रखने पर दृढ़ता से चुंबक हो जाते हैं। यदि आप चुंबक के करीब कोई लोहे की पदार्थ लेके आते हैं, वो चुंबक पर चिपक जाते हैं, तो इसे कहते हैं चुंबक का आकर्षण हो गया, दृढ़ता से चुंबक से चिपक गए हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि क्या ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे लोहे की छड़ को अगर चुंबक के मैग्नेट के बराबर में लाओगे, तो वो उस पर चिपक जाएंगे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और कुछ ऐसी संक्रमण धातु। ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। यदि उन्हें आयरन उसके बराबर में, मैग्नेट के बराबर में लेके आएंगे, तो उस पर चिपक जाएंगे। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनके पास बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर हिस्से में मजबूत से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या है, प्रतिचुंबकीय, चुंबक का अपोज करने वाले। सीधी डेफिनेशन ये है, ऐसे पदार्थ जिन पर चुंबक का कोई भी प्रभाव नहीं होता, वो चुंबकीय क्षेत्र में उसके गुणों को नहीं लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थ कौन से हैं, बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। पानी, पानी में कोई चुंबक लगता है, नहीं लगा। सोडियम क्लोराइड। तो इसे कैसे कैसे कौन होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। उसके बराबर में आप और भी चीजें पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो मैंने नीचे दिए हैं, जो आप इसमें आराम से पढ़ के जो है अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युतीय परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन सा होता है। ठीक है, उदासीन तार के रंग का आप कौन कह रहे हैं, कौन सा होता है। देखिए क्या होता है कि विद्युत धारा हमारी, यानी जो लाइट होती है, वो वायर में चलती है। ठीक है, आपके घर तक पहुंचती है, आपके घर तक पहुंची, फिर आपके घर में आएगी, एक मीटर में आएगी। फिर मीटर से क्या होगा, आपके घर में पूरी सप्लाई होगी। सप्लाई होने के बाद जब आपके कमरे में आएगी ना, तो कमरे में एक बोर्ड लगा होगा, उसमें बोर्ड में कुछ स्विचेस लगे होंगे। ठीक है, तब ये बोर्ड के स्विचेस के अंदर जाती है ना, तो हम इसको वायर के थ्रू भेजते हैं, यानी तारों के थ्रू। उन तारों का कुछ रंग होता है। क्या होता है, रंग होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, बाहर से खंबे से आपके घर तक आना, फिर उसके बाद मीटर तक पहुंचना, और फिर मीटर से घर तक आना, तो ये पूरा सिस्टम जो कहता है, इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत के चलने का रास्ता विद्युत परिपथ। अब इसमें जो लाल नीला पीला जो वायर यूज करते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, इसमें आपने देखा होगा एक प्लग होता है, जिसमें आप, मतलब 3 पिन वाला प्लग होता है, इसमें आप देखते होंगे कि इस तरीके से होता है, जिसमें आप अपना कोई भी चार्जर वगैरह लगाते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर का वायर होता है ना, इसे बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर जितना भी, अगर आपको शॉक लगने वाली होगा ना, तो वो सब अर्थ कर दिया जाता है कि जिससे आपको शॉक ना लगे। दूसरा होता है उदासीन तार। उदासीन तार,
जिसमें करंट नहीं होता, लेकिन हाँ ये हेल्प करता है। कैसे, क्या हेल्प करेगा? विद्युत धारा को चलने के लिए। और तीसरा होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं लाइव तार। इस तार को नहीं पकड़िएगा कभी भी, क्योंकि ये जो है करंट देती है बहुत ज्यादा। इनके रंग है, अर्थ हमारी कैसे हरे भरे कलर की है, तो इसका रंग हो जाता है हरा। ठीक है। उदासीनता, एक काला रंग जो रहता है हमारा, बहुत उदासीनता को दिखाता है, तो वो क्या है, काला, उदासीनता को। लाइव तार मुख्यतः जो होता है, जो हम किस तरीके का लेते हैं, लाइव है, खतरा है इससे, तो लाल रंग का लेते हैं। जिस तरीके का पेन चल रहा है उसी तरीके का लाल तार। तो यहाँ पे पूछे उदासीन तार कौन सा होता है, तो उदासीन तार को हमने देखा कि काले रंग का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विद्युत शक्ति संचरण हमारे घर में तीनों तार जैसे विद्युत में तार, उदासीन तार और भूत तार के रूप में प्रवेश करता है। और इन तारों में हमने आपको बताया कि ये उदासीन तार जो होता है वो काले रंग का होता है, भूत तार जो होता है वो कैसे होता है, हरे रंग का होता है। और जो तार जिसमें विद्युत में हो गया, यानी जो लाइव वायर हो गया, वो लाल रंग का होता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाभिक के विखंडन के बारे में सही कथन को पहचानिए। तो नाभिक के विखंडन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनका नाभिक टूट जाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एक तत्व जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर जो रहता है ये नाभिक होता है। इस नाभिक को जो है तोड़ लेते हैं। ठीक है। ये तत्व जो है टूट जाते हैं। ठीक है। कैसे टूटते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब एक भारी तत्व, ठीक है, एक भारी तत्व पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की गन होती है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है ना, तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और दो हल्के नाभिकों में टूटने के साथ साथ इसके अंदर से तीन और न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीन और न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसमें से भी तीन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा निकलती है इसके अंदर से। और ये आगे और इसी के अणुओं को और को तोड़ती है। ठीक है। ये रिएक्शन जो है चलती रहती है जब तक कि ये जो आपका तत्व था ये समाप्त नहीं हो जाता। और ये हजारों लाखों वर्ष तक चलती रहती है, जब तक ये बिल्कुल खत्म नहीं होता। ये रिएक्शन जो होती है इससे, इसे कहते हैं ये विखंडन हो रहा है, एक तरीके से विखंडन, बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और इनका क्या यूज होता है? इनका यूज क्या करते हैं? परमाणु बम बनाने में करते हैं। और किस में करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने में करते हैं। ठीक है। तो याद कर रखेंगे। तो आपने तो सुना होगा कि क्या होता है कि ये जो आपके नाभिक के विखंडन है, इसका यूज करके हमने जो है न्यूक्लियर प्लांट बनाए हैं। ये किसकी हेल्प से बनाए हैं? हमने जापान और रशिया की हेल्प से बनाए हैं। और हमारे कहाँ कहाँ है? कलपक्कम में है, यूपी के नरोरा डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो उससे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करें कि नाभिक के विखंडन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन, पहला कोई है कि भारी नाभिक जो है निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बारी की जाती है। नहीं नहीं, उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बारी की जाती है। एक नाभिक से नाभिक के विखंडन में उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बारी की जाती है। नहीं, जब निम्न ऊर्जा वाले परमाणु के नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। सही बोला। परमाणु के नाभिक पर, ठीक है, परमाणु के नाभिक पर क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। तो किसमें विभक्त हो जाता है? हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश ने सन 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो यूनेस्को क्या है हमारा? यूनेस्को, तो यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में बात करती है। सांस्कृतिक, जो भी विश्व की धरोहर है उनके बारे में बात करती है। तो यूनेस्को का जन्म कब हुआ है? यूनेस्को का जन्म हुआ है सन 1946 में। इसके कितने सदस्य हैं? मुख्यतः 195 सदस्य हैं।
195 देश जो है इसके सदस्य हैं। तो यूनेस्को को 2023 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें दोबारा से एंटर होने की बात कही। क्यों कही? ये क्या पहले सदस्य नहीं था? नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था पहले सदस्य था, लेकिन क्या हुआ था कि इसकी जो फंडिंग थी ये कुछ फिलिस्तीन जैसे देशों को करी जा रही थी, जिसके बाद यूनेस्को की फंडिंग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने रोक दी थी और अपने करोड़ों के डॉलरों पे रोक लगाई कि हम जो है आपको नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि अगर हमारे इन डॉलरों का यूज जो है फिलिस्तीन जैसे देशों के लिए किया जा रहा है तो हम अपना क्यों खर्चा करें। तो उन्होंने उसकी सदस्यता को 2012 में छोड़ दिया था। अब ये दोबारा 2023 में उन्होंने इसके लिए क्या कहा है कि हाँ हम इसमें दोबारा से शामिल होंगे। और क्योंकि इसका जो है दबदबा कम होने लगा है, जैसे उन्होंने कहा कि चलो अब ऐसे यूनेस्को में एंटर करते हैं जहाँ पे 195 देश हैं जो हमारी सदस्यता को कबूल करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है, कहाँ स्थित है? बात है उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ ललित कला अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करी जा रही है। तो ये ललित कला अकादमी क्या होता है? जो भी हमारी क्षेत्रीय कलाएं होती हैं उनको ललित कला बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ललित कला अकादमी का कार्यालय लाल बारादरी भवन में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, वो ये वही है लाल बारादरी वाला जहां पर 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, भारत की ललित कला अकादमी का भी मतलब राष्ट्रीय अकादमी है। मतलब ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे राष्ट्र की ललित कला अकादमी का भी एक मुख्य केंद्र है। और इसका उद्देश्य देश के साथ साथ बाह्य देश, मतलब हमारे जो देश के साथ साथ जो बाहर के लोग जो हमारे भारतीय कला की वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको भी इनका काम जो है प्रचारित और प्रसारित करना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी, मोहिनी मतलब होता है जादूगर। ठीक है, मोहित कर लिया किसी ने, क्या कर लिया? मोहित कर लिया, आपको वश में कर लिया। अट्टम किसके द्वारा? अपनी किसी कला के द्वारा। कला कैसी होती है? वो नृत्य कला हो सकती है। तो जादूगरनी का ऐसा बोल सकते हैं कि जादू कर दिया, डांस नाच करके जादू कर दिया। तो मोहिनी अट्टम एक जादूगरनी का डांस है। तो ये कहाँ होता है? तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि मोहिनी अट्टम एक जादूगरनी का नृत्य है जो अनिवार्य रूप से एक महिला द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन है। कि एक सिंगल महिला जो है इसको प्रदर्शित करती है, जिसे 19वीं शताब्दी में केरल के वर्तमान राज्य त्रवणकोर में वादी वेलु द्वारा विकसित किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा विकसित किया गया? वादी वेलु द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के शास्त्रीय संगीत नृत्यों में से एक है। भारत के शास्त्रीय नृत्य और भी हैं, ठीक है, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब। प्रसिद्ध मलयाली कवि भी एन मेनन ने इसे कल्याणी अम्मा के साथ पुनर्जीवित किया। तो कल्याणी अम्मा याद रखेंगे कि इन्होंने किसको जीवित किया था? मोहिनी अट्टम को। क्या ये कुछ मर गया था डांस? नहीं, इसकी कला को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है। इसको मतलब इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रसिद्ध प्रस्तावक सुनंदा नायर और कला मंडलम शेमवती और माधुरी अम्मा है। तो इस भारतीय नाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखेंगे मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का है? केरला का है। और भारतीय नाट्यम जो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा केरल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1925 में काकोरी कांड का हिस्सा नहीं था? तो याद करें काकोरी कांड कहाँ हुआ था? ये कुछ लखनऊ के पास का याद आ रहा है। लखनऊ के पास कुछ ट्रेन व्रेन लूटी गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ट्रेन से जो लूटा गया खजाना है किसका? अंग्रेजों का खजाना। उससे आजादी की लड़ाई में हथियार खरीदना था, क्योंकि उस समय कुछ ग्रुप जो थे हमारे हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन टाइप का कोई ग्रुप था जिसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम जो है ट्रेन लूटेंगे, सरकारी खजाना लूटेंगे, क्योंकि सरकारी खजाना भी हमारा है। तो बात करते हैं काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती एक सशक्त डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में हुई थी। ल- गार्ड केबिन से, मतलब उस कौन का गार्ड था याद है, गार्ड केबिन था। गार्ड केबिन में से 8,000 रुपए की लूट की गई थी, मतलब केवल 8,000 रुपए, लेकिन उस समय बहुत होते थे 8,000 रुपए, 8 लाख समझ लो समय के। इस लूट में कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, और इस मामले में इनकी को क्या दे दी गई, सीधे सीधे फांसी दे दी गई थी 21 मई 1923 को। एचआरए के 28 सदस्यों के द्वारा, मतलब इनको कि क्या हुआ, एक ऐसा अभियान शुरू हुआ कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 28 सदस्यों को जेल कर दी थी, उनको पकड़ पकड़ के बंद कर दिया गया था। दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या किया, मौत की सजा सुना दी गई। ट्रेन लूटने में मौत की सजा, देख रहे हो कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार जो हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाती थी, फांसी दे देती थी कि भाई डकैती करी तो फांसी, किसी को, सॉरी, मारा नहीं है तब भी फांसी दे दी थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन नहीं था? देखो, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह थे, और राजेंद्र सिंह लाहेड़ी भी थे। भगत सिंह जो थे हमारे, ठीक है, ये काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। तो ये किस कांड में शामिल थे, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भगत सिंह हमारे पंजाब के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के एक नेता थे, जिन्होंने 23 वर्ष की आयु में, मृत्यु नहीं लिखे हैं यहाँ पे, शहीद हो गए थे। शहीद ए आजम कहा जाता है इन्हें, ऐसे लोगों को मृत्यु कहना गलत बात है। 1926 में नौजवान भारत सभा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए की स्थापना की। उन पर राजगुरु सुखदेव, यानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। ऐसा बोला जाता है, मतलब क्या कहानी थी इसके पीछे सैंडर्स की हत्या की? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय पर जब वो विरोध कर रहे थे, किसका, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब उनके ऊपर जो है अंग्रेज के एक वो थे, वो क्या कहते हैं, थानेदार थे, उन्होंने इतना लाठियां बरसाई कि उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने क्या किया कि ये निश्चय किया हम भी जो है इनको मार देंगे। तो वो थानेदार तो हाथ में नहीं आया, जो भी उनका कैप्टन था, लेकिन इन्हें सैंडर्स मिला, जिसकी उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर था हमारा शहीद आजम भगत सिंह, जो कि काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष किस में प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करते हैं, ये कब प्रारंभ हुई है? तो ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री हमारे उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने ये कहा कि 2000 में कि हम जो है सभी सड़कों को, सभी गांव की सड़कों को जो है शहर की सड़कों से जोड़ेंगे, पक्की सड़कों से जोड़ेंगे, और सड़कों का तुरंत निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इनकी बात को सन 2012 में जो है एक्वायर किया गया है, और ये योजना स्टार्ट की गई कि सन 2012 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आरंभ कर दिया गया, और सभी गांव की जो है पक्की सड़कें कर दी गई हैं। मतलब जिस गांव में 200-500 से ज्यादा लोग हैं, वहां पर जो है सड़कें बनेंगी। कैसी सड़कें बनेंगी? पक्की सड़कें बनेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 2012। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील है हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। एक मीठे पानी की झील है, ठीक है, और इसमें याद ये रखने की है, कोलेरू झील में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा से संबंधित है, क्योंकि इसमें कृष्णा और गोदावरी गोदावरी नदियों का पानी आता है।
और एक मीठा पानी होता है। और ये कोलेरू अभयारण्य रामसार स्थल भी है। रामसार स्थल क्या होता है? जहां पर झीलों को सुरक्षित किया जाता है, जहां पर आर्द्र भूमि को सुरक्षित किया जाता है, उसे रामसार स्थल बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर में के दौरान वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर में वर्षा कहाँ होती है? तो केंद्र प्रशासित प्रदेश पाडुचेरी के तमिलनाडु, पाडुचेरी और कराईकल में भारतीय राज्य हैं जिसमें उत्तर पूर्वीय मानसून के कारण, ये जो हमारा देश है ना, देश, ठीक है, तो इसके इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जो है जाता हुआ मानसून जो है वर्षा कर देता है, जिसके कारण जो है इसमें वर्षा होगी। तो तमिलनाडु में होती है ये वर्षा। तो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। और साथ ही साथ देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है। ये होती है हमारे उत्तरी पूर्वी मानसून, और ये कब होती है? जून जुलाई में होती है। तो इसका भी नाम ये भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? मतलब किस महीने में बैसाखी होता है? बैसाखी क्या है? एक कृषकों से जुड़ा फेस्टिवल है जिसमें किसान की फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, इसके लिए वो मतलब फेस्टिवल मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये कब होता है? ये पंजाब में होता है। कहाँ होता है? अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे कि फसल के लिए है, बहुत खुशी और उत्सव मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में मेन भूमि है इसकी। और ये जो है, इसके साथ के कई और नाम भी हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में इसको पाहेला बोशाखी के नाम से मनाया जाता है। असम में ब्योहाग बिहू, तमिलनाडु पुथंडू, और उत्तराखंड में भी बिहू के नाम से होता है। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि गणगौर का त्योहार जो है ये राजस्थान का त्योहार है, ये एक फसल उत्सव है। और गणेश चतुर्थी कहाँ होती है? इसके लिए तो पता है, महाराष्ट्र में होती है। जय महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र में जो है क्या होती है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो हमारा सही आंसर था अप्रैल। अप्रैल में जो क्या होता है? बैसाखी मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुना में चार धातुओं के साथ में हैलोजन की तरह बिहेव करता है, मतलब व्यवहार करता है? एक ऐसा तत्व है हमारा जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दो तरीके का बिहेव है। हाइड्रोजन कभी कभी हैलोजन भी है, और कभी कभी धातुओं की तरह बिहेव भी करता है। तो हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन भी होते हैं जो अधातु हैं, जिनमें धातु के गुण नहीं है। तो ये हाइड्रोजन एक इस तरीके का है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है खाली। तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है किसी को, तो तब ये कैसा बिहेव करने लगता है? तब ये धातु की तरह बिहेव करने लगता है। और कभी कभी ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तभी कैसे तो बिहेव करने लगता है? तो हेलोजन की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सोडियम निम्नलिखित में से सोडियम किसमें रखा जाता है? मतलब सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम यानी कि Na। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको किसमें रखा जाए? यदि जल में रखा जाए तो ये जलने लगता है। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, मुलायम होता है और चांदी की तरह चमकता है, याद रखेंगे। और यदि इसको पानी में रखोगे ना, पानी में, तो ये जलने लगेगा। इसलिए इसको कहाँ सुरक्षित किया जाता है? इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन ऑयल में। तो सीधा सीधा आंसर है मिट्टी का तेल। सोडियम के बारे में कुछ और बात याद कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। और सोडियम हमारी बॉडी में होता है, देखिए, हम खाते हैं नमक। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, नमक के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो गया मिट्टी का तेल। कि सोडियम को किसमें सुरक्षित किया जाता है? मिट्टी के तेल में सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर नीले काले रंग में बदले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्च किस खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर नीले काले उसमें बदले जाएंगे? देखो, जो स्टार्च होता है ये मुख्यतः पत्तियों में मिलता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में लगता है। और स्टार्च का मुख्य गुण होता है कि यदि स्टार्च को आयोडीन के साथ मिला दिया जाए, तो यही पहचान है, तो ये नीले काले रंग में बदल जाता है।
तो स्टार्च को किस खाद्य पदार्थ के आयोडीन के संपर्क में आने पर ये नीले काले रंग में बदल जाता है। तो ये याद रखेंगे कि नीले काले रंग में कैसे बदलेगा, आयोडीन के संपर्क में आने पर। तो कौन सा तत्व, कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन जेट इंजन विक्षेपित प्रणोद उत्पन्न करने की व्याख्या करता है? तो इनमें से कौन सा करता है? मैंने बताया था कि न्यूटन के गति के नियम पहला और दूसरा जो है किसको प्रतिपादित करता है, रॉकेट के इंजन को। और जब रॉकेट उड़ता है तो दूसरा, और जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए।